आपल्या एरियानुसार कुठल्या झाडाची लागवड कशी करावी आणि जी कंडिशन आहे जी आपल्या जमिनीचा प्रकारानुसार, जमीन आपला समजा उंच भागावर आहे, जमिनीचा प्रकार स्लोप आहे, सपाट आहे, ती जास्त चढ उताराचा भाग असा आहे. आपले जी पडीक जागा आहे आणि पडीक जागेमध्ये आपल्याला जर कुठलं झाड लागवड करायची आहे तर हे आधी त्याचा पाणलोटचा जो भाग आहे तो कसा आहे. समजा आपण सरांनी आता जे काय दोन भाग सांगितले की कुठलं झाड समजा आपलं जंगली झाड असेल किंवा फळ झाड असेल तर याच्यामध्ये जर समजा फळ झाड लागवड करायची आहे तर त्या कुठल्या जागेत लागवड केलं तर ते जगेल किंवा त्याच्यावर आपल्याला उत्पादन मिळेल. सरांनी आपल्याला म्हणजे सोप्या भाषेत समजून दाखवलं की जर समजा आपण जे जास्त थंड हवामानामध्ये जर जगणारं झाड आहे, समजा आपण सरांनी मग सांगितलं की सफरचंदाचं जर झाड आपण जर आपल्या समजा महाराष्ट्रात लावलं जगेल ते पण काय की त्याला जे आपल्याला अपेक्षा आहे की त्याचं जे उत्पन्न असेल, उत्पन्न जे आपल्याला अपेक्षित आहे ते मिळणार नाही. जगेल आपल्याला दिसेल झाड जगलेलं आहे पण त्याला जे आपल्याकडून अपेक्षा आहे ते की उत्पन्न असेल, जे फळधारणा असेल ती पूर्णतः त्या पद्धतीने होणार नाही. तर त्याच्यासाठी सरांनी आपल्याला काय की थोडक्यात एक सांगितलं की जर समजा आपण उताराला कुठलं झाड जगेल, उतारा जे पाणलोटचा जो भाग आहे की एखाद्या जर ते जास्त वर्ष म्हणजे दीर्घायू झाड असेल त्याची जी मुळं आहेत ही खोलवर जातात आणि ते जे काय पाणी मिळवण्यासाठी ते स्पर्धा करतात. त्याची जी मुळं आहेत ती स्पर्धा करून म्हणजे तो जगण्याचा जगेल ते. पण त्या ठिकाणी जर समजा आपण एखादं जर जे कमी पावसाचे पाण्यात म्हणजे कमी पाण्यात जगणारं झाड असेल ते जर आपण जास्त पाण्याच्या ठिकाणी जर लावलं तर ते मूळ त्याचं सडेल, म्हणजे त्याच्यात काय ही मूळ कुज ही लवकर होते. आणि ते जर झाड आपण कमी म्हणजे जिथं पाणी साचत नाही अशा ठिकाणी जर लावण्याचा प्रयत्न केला तिथे जर लावलं ते नक्कीच ते त्याच्या पद्धतीने ते जगणार आहे. म्हणजे आपल्याला जे अपेक्षित आहे की आपण कुठल्या जागेच्या प्रकारानुसार कुठलं झाड निवडलं पाहिजे आणि त्याची लागवड केली पाहिजे. तर हे सरांनी आपल्याला एकदम सोप्या भाषेत आणि आपल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार म्हणजे आपण हवामानाचा अंदाज घ्यायचा आहे की आपल्याकडे जास्त पाऊस होतो पावसाळ्यात म्हणजे समजा जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर ह्या 4-5 महिन्यापर्यंत आपल्याकडे भरपूर पाऊस होतो. जसं सांगितलं की 300 मिलीमीटर. आता आमच्या जव्हार भागामध्ये जवळजवळ 1500 ते 2-2,500 मिलीमीटर पाऊस पडतो. तर त्या ठिकाणी जर आम्हाला जर झाडं लागवड करायची असेल तर ती कमी जर त्याला म्हणजे कमी पाण्याचे जर झाड असेल तर ते लावून जमणार नाही. त्या ठिकाणी आपल्याला फक्त जे त्या पावसाचा जो त्याला सहनशक्ती असेल असं झाड आपण निवडलं पाहिजे आणि त्याची लागवड केली पाहिजे. सरांनी आपल्याला थोडक्यात एक चांगलं म्हणजे सरांनी एकदम डीपमध्ये कुठल्या झाडाची असेल, कुठल्या पिकाची लागवड करायची असेल ते हे सरांनी आपल्याला सांगितलं आहे. सर थँक्यू. Same concept है agriculture. एक ये हिल है, यहाँ पानी भरा है इसमें. ये मेरा एग्रीकल्चर फील्ड है. एक मेरा एग्रीकल्चर फील्ड यहाँ है. ये मेरा पूरा हिल मेरी है. मैंने क्या किया, मैं फार्मर हूँ. मैंने यहाँ ज्वार बो दी है, पानी भरा हुआ. यहाँ मैंने पैडी चावल बो दिया है. चावल कितना होगा और ज्वार कितना? क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? रिवर्स प्लेसमेंट गलत कर रहा हूँ. ये एग्रीकल्चर में भी सच है. मैंने रॉन्ग प्लेसमेंट किया है. स्पीसीज करेक्ट है. इस जोन में पैडी भी हो, चावल भी होता है और इस जोन ज्वार भी होता है. तो स्पीसीज इसी जोन की है, स्पीसीज करेक्ट है लेकिन प्लेसमेंट गलत. ये यहाँ ड्राई होकर न रहेगा, ये रॉटिंग से मर जाएगा. मुझे क्या करना है, इसको हटा के यहाँ ले जाना है
मुझे पैडी सॉरी ज्वार यहाँ लाना है और पैडी मुझे यहाँ लाना है, राइस को पैडी को मुझे यहाँ लाना है पानी में, क्योंकि इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर यहाँ नहीं है, इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर यहाँ, रिवर्स करते हैं लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। करेक्ट प्लेसमेंट की वैल्यू ये है, जब भी आप इसको सीध लगाएं आप पहले डिसाइड करें कौन सी स्पीसीज कहां पर लगेगी। टॉप के लिए कौन सी फिट स्पीसीज है, मिडिल के लिए कौन सी स्पीसीज फिट है, बॉटम के लिए कौन सी स्पीसीज फिट है, स्ट्रीम के बैंक के लिए कौन सी स्पीसीज फिट है। इसको कहते हैं करेक्ट स्पीसीज सिलेक्शन। तो अगर रेस्टोरेशन में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, करेक्ट स्पीसीज सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हम करेक्ट स्पीसीज क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको लिमिटिंग फैक्टर से डर लगता है। लिमिटिंग फैक्टर का सामना करेक्ट स्पीसीज ही कर सकती है। अगर आपने रॉन्ग स्पीसीज लगाकर रॉन्ग प्लेसमेंट स्पीसीज ही रॉन्ग ले ली तो आपका लिमिटिंग फैक्टर उसको मार देगा, क्योंकि हम लिमिटिंग फैक्टर को चैलेंज नहीं कर सकते, हम एक एक्सटेंट तक उसको रोक सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, करेक्ट स्पीसीज। तो आप रेस्टोरेशन करेंगे तो आपका पहला प्रिंसिपल क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल करेक्ट स्पीसीज लगानी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट स्पीसीज। दूसरा प्रिंसिपल क्या हो गया, करेक्ट प्लेसमेंट। दो चीज हमने जान ली आज अभी दोपहर तक, करेक्ट स्पीसीज और करेक्ट प्लेसमेंट से ही रेस्टोरेशन होगा। दो और इसके गोल्डन रूल हैं, वो हम और बात करेंगे उस पर लंच के बाद में। तो कोई अगर आपसे पूछे कि रेस्टोरेशन के लिए 4 चीजें चाहिए, उनमें 2 हमने सीख ली, स्पीसीज करेक्ट होनी चाहिए और स्पीसीज को प्लेसमेंट करेक्ट होना चाहिए। चाहे वो ग्रास स्पीसीज हो, चाहे वो गड्ढे में प्लांटिंग कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में आप एग्रीकल्चर क्रॉप कर रहे हो, या आप यहाँ पशुपालन कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, या आप राइनो लाके गेंडा लाके पालने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि प्लेसमेंट उसका रॉन्ग हो गया। करेक्ट स्पीसीज करेक्ट प्लेसमेंट। तो हम लंच करेंगे, लंच के बाद सर प्लीज। today is the International Day Darwin's Evolution of Species. Today is the birthday. सर अगर किसी गांव में एक पहाड़ है, वहाँ पे समझो 100 स्पीसीज का लिस्ट आ गया, तो फिर उसमें से कैसे पहचाने जाएगा कि कौन सा ऊपर में जाएगा, कौन सा मिडल और कौन सा लास्ट में लगा, ऐसा? 3 चीजें हैं। पहला, इतनी मोटी बुक्स पढ़ो। दूसरा, किसी एक्सपीरियंस होल्डर एक बड़े सारे आदमी को ढूंढो। और तीसरा है अपनी समझ को यूज करो। आपकी समझ आपके पास रहती है, आपको दोनों पहली वाली चीज नहीं करनी है। मैं अभी जब दोपहर के बाद बात करूं, इतनी सिंपल टेक्निक्स है और इतनी इजी है कि आपको उसको खुद डिसाइड करना है। आपको नेचर को कॉपी करना है। किसको कॉपी करना है, नेचर को। और नेचर बाहर से नहीं लानी है, नेचर वही आपको उस 50 हेक्टेयर और 100 हेक्टेयर उस लैंडस्केप में नेचर वही रहती है। इसलिए आपका टीचर किसको पढ़ाना है, मेरी एडवाइस, मेरी कोई जरूरत नहीं, आपको वहां जो नेचर है वो आपका टीचर। नेचर अब बोलेगी, शाम को नेचर खुद बोलेगी, अपना इंट्रोडक्शन देगी और नेचर खुद आपको बताएगी कि मेरे यहाँ ये पौधा सूटेबल है। नेचर की एक लैंग्वेज है, वो हमारी जैसी लैंग्वेज नहीं है। नेचर की लैंग्वेज को हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि नेचर कैसे बोलती है, ट्री कैसे बोलता है। उस चीज को हम दोपहर के बाद में सीखेंगे कि वास्तव में नेचर और ट्री बोलते हैं, हम उसको समझते नहीं है, बल्कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि ये बोल रहा है, क्योंकि हमको हॉर्न सुनाई देता है, हमको भोंपू सुनाई देता है, लाउड स्पीकर का गाना सुनाई देता है, मोबाइल घंटी सुनाई। प्लांट की और हिल्स की, इनकी लैंग्वेज हमें नहीं सुनाई देती, वो बहुत साइलेंटली बोलते हैं। उस साइलेंट लैंग्वेज को आज हम वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे और वो क्या कह रहे हैं वो सीखेंगे। अजून कोणाला क्वेश्चन आहे? और हटके हैं, सॉरी टू से, हम सभी जो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, राइट्स का कुछ एग्जांपल्स आपने बताया,
सिर्फ बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि मैं मेरे फार्म पे भी जाता हूँ 2 दिन के लिए, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा घर भी बना लिया है। वहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि अगर रैट है, स्नेक है, उसको मेरे को मारना नहीं है, लेकिन जब भी मैं मेरे फार्म के ऊपर ही घर बनाया है, वो रैट बहुत तकलीफ देते हैं। 1-2 बार मैंने डिसाइड भी किया कि इसको वो कुछ दवाई ला के मारवा दूँ। बाद में वापस सोचा कि नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट में। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? देखिए, अगर आपने ध्यान से मेरी बात को बाद में सुना हो कि ऑप्टिमम, मिनिमम और मैक्सिमम की बात है। ऑप्टिमम क्या कह रहा है कि हमको मैनेज करना है उसका नंबर को, कम है तो बढ़ाना है और ज्यादा है तो मारना है। मारेगा कौन? पहला राइट नेचर का है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो हमारा कहीं हम जो कैलकुलेट कर रहे हो नंबर सही है, नेचर को पता है। नेचर ने सांप को इसीलिए भेजा है आपके घर पे कि जो रैट प्रॉब्लम बन के आ रहा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर ने वहीं भेज दिया है। अब आपको क्या करना है? एक तो स्नेक का बारे में सोच देखना है, आप अपने नॉलेज इंप्रूव करें कि ये वीनमस है या नॉन वीनमस है, ये हार्मफुल है या हार्मफुल। ह्यूमन बीइंग के नेचर में कोई हार्मफुल नहीं है, नेचर में सब बेनिफिशियल। ह्यूमन बीइंग के लिए, मेरे लिए ये कोई डैमेज तो नुकसान नहीं करेगा मुझे, मेरी फैमिली को। अगर हमने वो सीख लिया, मान लीजिए वो पॉइजनस है, वीनमस है, तो हमारी नॉलेज ये रहेगी कि वो उसके रहते हुए हम अपने आप को डैमेज से कैसे बचाएंगे। कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जूता जब आप डेली घर के बाहर जूते रखते हैं, हमारे कल्चर में, तो जूता जब आप सुबह पहनेंगे तो जूता पहनने से पहले आप जूते को खाली कर देते हैं, उसमें हाथ घुसा के नहीं देखना है वहां से वो डैमेज नहीं करे। आपके बेड बिछाने से पहले चद्दर सबको उठा के झटकाना है कि वहां तो नहीं बैठा हुआ है। तीसरा, अंदर जितने भी होल्स हैं उन सारे होल्स को परफेक्टली प्लग इन करना, रोकना है, ताकि रैट और वो बाहर चल जाए। क्योंकि घर आदमी के लिए बना है, रैट और उसके दोनों के लिए, उनके लिए नहीं है। तुम्हारा हैबिटाट वहां है, मेरा हैबिटाट यहाँ है, उनको हमें बाहर करना है। तीसरा, हम जो स्टोरिंग कर रहे हैं वहां पर फूड ग्रेन का, फूड का, पल्सेज का, सीड्स का, वो बिल्कुल आपका ऐसा कहीं भी खाना पड़ा है, कहीं भी दाने पड़े हैं, वो फिर क्यों रैट आएगा। हम ऐसा करें, टिन्स हैं, मेटेलिक टिन्स हैं, बेन्स हैं, उनमें उसको अच्छे से रखें ताकि स्पिल ओवर है ही नहीं खाने को। जब फूड नहीं है तो रैट वहां कुछ नहीं, वो बाहर जाएगा। हम प्रॉपर क्लीनिंग करें। रात को घर के बाहर जो लाइट जल रही है, उस लाइट को हम बहुत देर तक जलाए नहीं रखेंगे, वरना क्या वहां इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट नीचे गिरेंगे, फिर फ्रॉग आएगा, फिर फ्रॉग खाने को स्नेक आएगा, क्योंकि फूड चेन को क्रिएट कर रहे हैं। हमको लाइट जलानी, हम थोड़ा दूर करें, या हम जब तक नहीं सोए तब तक हम देख रहे हैं, लाइट को बंद कर दें। घर के 2 मीटर चारों तरफ कोई भी वीड नहीं होनी चाहिए, कोई स्टोन या कोई ब्रिक्स के टुकड़े वहां ढेर नहीं होना चाहिए। क्लीनिंग प्रॉब्लम, क्योंकि वहां हाइडिंग प्लेस होगा, वो तो रुकेगा क्यों। घर के बाहर 2-3 मीटर तो कोई भी रैट होल है, वो सबको रोक दीजिए, उनको बाहर रखिए। इस तरह प्रॉपर हम अगर ध्यान रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन रखेंगे, तो आपको वो कहीं भी डैमेज स्नेक नहीं करेंगे, क्योंकि स्नेक नेचर में रहता हुआ आया है। हमारी समझ होनी चाहिए। अगर समझ है, हम जानकार हैं, तो हम कोई एग्जिस्टेंस कर लेंगे। जानकार है तो हमें फिर डैमेज कर सकता है अगर हमारी समझ नहीं है। और आजकल हमारे पास नेट से भी हम कई चीजें फोटो खींचा, कोई पता लगा कि ये स्नेक है, नहीं समझ में आता, फोटो खींच के आप जो है गूगल लेंस पे डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा। और आजकल तो नासिक में तो बहुत लोग जानकार हैं, तो आप हेल गए ये स्पीसीज है, तो इस तरह। और फिर भी बाइटिंग हो गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्विकली हॉस्पिटल भागिए, क्विकली हॉस्पिटल भागिए। झाड़ा फूकी नहीं करना है, ओवर स्टे नहीं करना है, अनावश्यक बैंडेज नहीं बांधने हैं। आदमी को उस जहां बाइट हुआ है उसको इमोबिलाइज करके उसको बिल्कुल स्टिल हॉस्पिटल ले जाएं और क्विकली शॉर्टेस्ट रूट से हॉस्पिटल पहुंच जाएं। हो सकता है स्नेक का फोटो ले जाएं या मार के ले जाएं, ताकि डॉक्टर उसी का एंटी वेनम लगाए। लेकिन सांप को मारने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है।
या सांप का फोटो भी टाइम वेस्ट नहीं, वो भाग गया तो सर्च मत करिए, रश करिए हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि डॉक्टर आपका पॉलीएंटीमिनम लगाएगा। और जरूरी नहीं हर सांप जहर विनमस होता है, हमारे 80-85% स्नेक बिना नॉन विनमस है, सिर्फ 4 ही स्पीसीज हैं जिनमें विनम है। तो अगर हम 4 को समझ लें कि इसकी शक्ल ये, इसकी शक्ल ये, इसकी शक्ल, अगर वो उस शक्ल वाला नहीं, इसका मतलब ये सेफ है, सांप इधर घूमो या उधर घूमो या उधर घूमो या कहीं भी घूमो, हमें कोई डैमेज नहीं करेगा। तो हम जितना नेचर के बारे में जानेंगे, जितना इनके अटैक के बिहेवियर को जानेंगे, इन तो हम अपने आप को उतना ही, जब हम सड़क पर एक्सीडेंट को बचा सकते हैं व्हीकल की, और डेली सड़क पे जा रहे हैं, तो वो स्नेक तो कभी कभी हमारे घर में आएगा, वो डेली नहीं आएगा। यानी रोड से ज्यादा सेफ खेत के अंदर स्नेक है, रोड के मेरे को ज्यादा डेंजरस लगता है स्नेक के मुकाबले है ना। और हम अकेले एजुकेट नहीं हो, हम अपने घर में जो लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं, और लोग खेत पे काम करते हैं, पड़ोसी हैं, उन सबको हम तो हमारा अवेयरनेस ही हमको प्रोटेक्शन। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? उंदीरसाठी एकदम चांगलं आहे दामन आणि पढ़ रहा है चूहे का, तो कहा ना उसको ऑप्टिमम पे लाना है, प्रैक्टिस है, मैनेजमेंट है, तो इसमें क्या बात है भाई, ज्यादा नंबर है और आपने कंट्रोल किया मार के, तो ये प्रैक्टिस है। सांप तो अब सांप है नहीं, सांप नंबर बढ़ गया कम तो हो आपको मारना है। मुंगूस रखे, मतलब किसी practice न मतलब किसी वो को natural मारना है, आले. ऑप्टिमम तो लाना है। येतं ना बरोबर मुंगूस आहे आमच्याकडे मुंगूस आहे. नॅचरली येऊन जातं लगेच. हम कैट पाल सकते हैं, कॅट भी आहे. डेंगूज वहां रहते हैं तो उनको अलाउ करें, घूम मेरे घर में। नेचर ने कई लेयर लगाएंगे, ऐसा नहीं क्या एक मंगूज को किया है, कैट को किया है, आपका श्रूज को किया है, हेजहॉग को किया है, 5-6 आपको वो नेचर ने की है। तो अगर वो उस इकोसिस्टम में है तो उनका नंबर ऑप्टिमम रखते हैं, वो बढ़ने नहीं देते वो है। दूसरा उसके ब्रीडिंग सीजन में थोड़ा कॉस्ट, जब अंडे लेते हैं तो इसके बाद बच्चे एक साथ निकलते हैं, तो उस समय थोड़ा कॉस्ट, अगर इनमस है वो बच्चे कुछ दिन वहाँ रहते हैं क्योंकि वहीं घूमेंगे, फिर धीरे जगह से उनको कोई इधर भाग गया कोई इधर, फिर सब जैसे बीए बीकॉम और बीएड की डिग्री करने के बाद शहर में सारे थोड़ी टिकते हैं, सब कहीं भाग जाते हैं, तो बस वो भी हैचिंग के बाद थोड़ा सा भाग जाते हैं इधर। उन दिनों थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, हमें चप्पल नहीं पहनना है, रात को हमें बंद जूता पहनना है, हमें हाथ में टॉर्च रात को रखनी है, लकड़ी हाथ में रख के जब चले तो ग्राउंड पे ठक ठक ठक, क्योंकि जो ग्राउंड बॉर्न वाइब्रेशन है वो उसको रिसीव कर पाता है। एरियल हम कह रहे हैं सांप सांप सांप, उसको कुछ पता नहीं लगता है, इसलिए आपको एयर ग्राउंड बॉर्न आपको साउंड क्रिएट करनी है, या जूता जो खटाखट कर चलते थे तो अगर है तो वो आपको रास्ता छोड़ देगा। इस तरह से हम अपने आप को स्नेक से बचा सकते हैं, और फिर भी हम एंटीवेनम में रख सकते हैं, लेकिन एंटीवेनम का ट्रीट करना, यूज करना ये आना चाहिए। इधर सांप नॉन विनमस और हम एंटीवेनम, ये भी सब गलत है। तो बेटर ये है कि हम जो चीज नहीं जानते वो नहीं करना चाहिए, जो जानते हैं वही हमें। भूक लागली असेल ना सगळ्यांना, तर यानंतर आपण जेवणासाठी खाली जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे, तर सर्वांनी पोट भरून जेवण करून अर्ध्या तासामध्ये परत वर यायचंय। आणि स्पेशली जे आजचं जेवण आहे ते अय्यर सरांकडनं आपल्याला स्पॉन्सर झाले, तर एकदा जोरात टाळ्या। तर अर्ध्या तासामध्ये सर्वांनी परत यायचे, पुन्हा दुसऱ्या सेशनला सुरुवात होईल, तर फक्त आपण वेळ पाळूया की अर्ध्या तासामध्ये पुन्हा वर येऊ ना। तो हमारे 2 गोल्डन लॉ हमने सीख लिए, रेस्टोरेशन के 2 गोल्डन रूल्स हमने सीखे। करेक्ट स्पीसीज सिलेक्शन, करेक्ट स्पीसीज सिलेक्शन। दूसरा नियम हमें करेक्ट स्पीसीज प्लेसमेंट। दो गोल्डन रूल। अब यहां आ गया करेक्ट स्पीसीज, हम जानेंगे तो प्लेसमेंट करेंगे। और मैंने कहा था सुबह ना बुक पढ़नी है ना किसी से एडवाइस लेनी है,
नेचर को पकड़ो, नेचर बताए कि कौन सा उसमें सूटेबल है। सपोज करिए मुझे एक पहाड़ी, मान लो ये हिल्स में काम करना है, इसमें स्पीसीज का सिलेक्शन करें। ये हिल है, इसमें से एक स्ट्रीम जा रही है, एक स्ट्रीम यहाँ भी है और ये यहाँ। और ये डिग्रेड है। डिग्रेड किसको कहेंगे? डिग्रेड जिसमें कुछ बिगड़ गया हो, नॉर्मल लेवल से डाउन आ गया है, वही तो डिग्रेड है। कैसे पता लगाएंगे डिग्रेड है? क्योंकि नॉर्मल का तो हमें पता ही नहीं नॉर्मल क्या है, तो हम कैसे बताएंगे नॉर्मल से नीचे है ऊपर? हमें नॉर्मल का क्या पता, हमें नॉर्मल क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है, आप एक अच्छे फॉरेस्ट को, जहाँ एक अच्छा फॉरेस्ट है, वहाँ 1 हेक्टेयर में कितने ट्री हो सकते हैं? एक बार आइडिया ले लीजिए यहाँ के लिए। राजस्थान में अगर मैं बात करूं, राजस्थान में अगर 1 हेक्टेयर में ट्री और बुश मिलकर 1100 नंबर है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। तो यहाँ का भी एक नॉर्मल, क्योंकि यहाँ राजस्थान से बेटर है। जब वहाँ 1100 है तो यहाँ डेफिनेटली 200 को पहुंचेगा, क्योंकि एग्रोवर्सिटी अच्छी है। तो यहाँ हर्ब, श्रब, ट्री, उनके बच्चे सब मिलेंगे। यहाँ ट्री से मतलब बड़े ट्री से नहीं है। ट्री का मतलब ये है, उसकी 5 स्टेज है ट्री की: सीड, सीडलिंग, सैपलिंग, पोल और ट्री। हमारी जब काउंटिंग होगी संख्या की, तो हमारे बच्चों की भी काउंटिंग होगी। लेकिन जो बच्चा माँ के पेट में, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो जो सीड फ्रूट में है, उसकी काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जमीन पर आने दो। हमें पता नहीं वो सीड मैच्योर होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं पता है। तो जब हम ये इसको कहते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग है या स्टॉकिंग नहीं है? स्टोर पूरा है, स्टोर पूरा नहीं है। तो हमारा है, पहला स्टेज है सीड। सीड को जब जर्मिनेट करेंगे तो एक छोटा बच्चा बन जाता है। ये रूट, इसको कहेंगे सीडलिंग। इसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होनी चाहिए, 1 मीटर तक होगा सीडलिंग। ये 1 मीटर से और ऊंचा हो गया है। अब कहेंगे सैपलिंग। अभी मोटाई नहीं बढ़ी है स्टेम की, लेकिन और ये बड़ा होकर पोल बन जाएगा। पोल का मतलब आदमी के जो भुजा है इतना मोटा स्टेम बन गया है, एक डंडा जैसा, पोल जैसा, एक बैम्बू जैसी मोटाई हो गई। जब सीमेंट कंक्रीट की छत डालते हैं, नीचे क्या लगाते हैं? पोल लगाते हैं, स्टेम नहीं लगाते हैं। या है तो स्टेम, लेकिन वो ट्रंक जो है इतना मोटा नहीं लगाएंगे, पतला जो थोड़ा स्लेंडर होता है, उसको हम क्या आएंगे? पोल। और ये पोल स्टेज है। और लास्ट स्टेज जब ये क्राउन बनाएगा ऊपर और बहुत मोटा हो जाएगा, ट्रंक बन जाएगा, ये ट्री स्टेज। तो इसमें कौन से काउंट होंगे? इसमें सीड और सीडलिंग को छोड़ दीजिए, सब काउंट हो गई है। सैपलिंग, पोल और ट्री ये सारे काउंट होंगे, क्योंकि नंबर इनमें काउंट, इनका नंबर काउंट होगा। जो आज पोल है वो 2 साल बाद ट्री बनेगा ना, इसलिए काउंट होगा। ये सीडलिंग 1 मीटर का मतलब फर्स्ट ईयर, सीडलिंग फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में मर सकता है। इंडिया मरने का चांस गर्मी में है, लेकिन अगर एक सर्दी, एक विंटर, एक समर और एक रेन, 3 सीजन सर्वाइव हो गया, तो इसका प्रमोशन हो जाएगा, 1 स्टार लग जाएगा और ये बन जाएगा सैपलिंग। यानी कि इसने 3 सीजन हम क्यों देखते हैं? 3 सीजन का मैंडेट क्यों कर दिया हमने? भाई 3 सीजन,
It has seen everything, every. इसलिए कि कुछ लिमिटिंग फैक्टर विंटर में आएंगे, कुछ रेन में आएंगे और मैक्सिमम आएंगे समर में ड्राउट। 3 सीजन के लिमिटिंग फैक्टर के बाद भी जिंदा है, इसका मतलब ये जिंदा है। अब इसका सर्वाइवल का अब इसको हम काम करेंगे। तो अगर इन सबको, क्योंकि फॉरेस्ट में अकेला ट्री नहीं रहता, कुछ भी तो रहता है, महारत भी रहते, वहाँ क्लाइंबर भी रहते हैं, उन सबका तो ये जब 1100 का आपके यहाँ बहुत आराम से आपका 2000 तो बहुत आराम से 1500 से 2000। अब देखिए ऐसा क्यों है वो, लेकिन हम बुश और ट्री को, हर्ब को हम जानते नहीं, तो हम थोड़ी देर के ट्री पे आ जाते हैं। इस पे आ जाते हैं, अकेले ट्री पे बात करते हैं। इस रूम में कितने बच्चे हैं, कितने आदमी बैठ सकते हैं चेयर पे, कितने लोग बैठ सकते हैं? जितना एक चेयर एरिया लेती है, इस रूम में उसको डिवाइड कर दूं तो पता है इतनी चेयर आ सकती है। मान लीजिए एक चेयर के लिए 1 स्क्वायर मीटर चाहिए मान लीजिए, और इसका टोटल एरिया है 100 स्क्वायर मीटर, तो कितनी चेयर आएंगी? 100 चेयर आ सकती, 200 चेयर नहीं आ सकती। जब हम ट्री का प्लांटिंग करते हैं तो कितने गैप रखते हैं ट्री से ट्री में? कितना गैप रखते हैं आमतौर पर? 8 to 12 feet. अगर हम मीटर में कहें तो 3 meters. 2.5-3 मीटर, 3 मीटर मान लें, यानी कि प्लांट टू प्लांट 3 और रोज से रो 3, थोड़ा है 3 मीटर, यानी कि ये प्लांट 3 मीटर बाद दूसरा प्लांट, 3 मीटर बाद तीसरा प्लांट, फिर 3 मीटर बाद ये प्लांट, फिर 3 मीटर बाद इधर से चले जाएंगे ये प्लांट, फिर 3 मीटर बाद ये प्लांट। तो एक प्लांट को कितनी जगह मिली? 3 into 3 9 स्क्वायर मीटर, इतना चाहिए, 9 स्क्वायर मीटर एक को चाहिए। 1 हेक्टेयर में एरिया कितना हुआ? 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 1 हेक्टेयर। यानी कि ये एरिया जिसका हर बाजू 100 मीटर की, ये 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ हुआ ये। इसका एरिया कितना हुआ? 100 into 100 बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर हुआ। एक एरिया कितना प्लांट ले रहा है? 9। तो कितना स्टॉकिंग हो सकता है इसमें? 9 का भाग दो, कितना आ रहा है? यानी कि लगभग कितना स्टॉकिंग होना चाहिए? ऑलरेडी किसी में 1100, 1200, 1300, 1500 पौधे हैं। इस ऑफिस में 20 कर्मचारी काम करते हैं, स्ट्रेंथ यहाँ 20 की है, 20 ही काम कर रहे हैं, तो नया रिक्रूटमेंट कितना होगा? पोस्ट तो खाली है ही नहीं, रिक्रूटमेंट कहाँ से होगा? रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी होनी चाहिए। तो फॉरेस्ट में वैकेंसी है या नहीं? रेस्टोरेशन क्या कर रहा है? रिक्रूटमेंट कर रहा है। सीड सोइंग या पिट में प्लांटिंग करने का रिक्रूटमेंट है ना। तो ऑलरेडी अगर किसी का स्टॉकिंग पूरा है 1100, 1200, 1300 पहले यही है, तो आप नया प्लान कहाँ लगाओगे? इसका मतलब रेस्टोरेशन नहीं होगा, स्टॉकिंग तो पूरा है, वैकेंसी तो है ही नहीं, स्पेस तो खाली है ही नहीं, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, रियल में स्पेस खाली है। मान लीजिए यहाँ इस हेक्टेयर में हमने एक एस्टिमेट किया कि वैकेंसी कितनी है। मैंने 10 बाई 10 मीटर के 3-4 प्लॉट ले लिए, 10 बाई 10 मीटर का मतलब क्या हुआ? 100 स्क्वायर मीटर। मान लीजिए मैंने 3 प्लॉट लिए 100 स्क्वायर मीटर। पहले 10 बाई 10 यानी कि 100 स्क्वायर मीटर में ट्री मैंने काउंट किए, इन ट्री का नंबर था 4। फिर दूसरे वाले 10 बाई 10 में मैंने फिर देखा है 100 स्क्वायर में यहाँ ट्री था 0। फिर एक एट रैंडम, फिर मैं 10 बाई 10 मीटर 100 मीटर में देखा, यहाँ प्लांट थे 5, ये ट्री काउंट कर रहा हूँ, कितना 9। इधर कितना एरिया? 300 मीटर स्क्वायर में 9 ट्री है। पूरा हेक्टेयर का कितना होंगे?
तो 300 मीटर स्क्वायर में टोटल ट्री है 9। एक में कितना होगा 9 बटा, तो 1000 हेक्टेयर में यानी कि 10,000 में कितने होंगे, एस्टिमेट हो जाएगा 300 ट्रीज हैं। स्टॉकिंग कितना चाहिए 1100 में 3 गया, इसका मतलब वैकेंसी पड़ी है 700 800 की वैकेंसी पड़ी है, 800 रिक्रूटमेंट होंगे। तो इस तरह हमें आगे बढ़ने से पहले देखें वहां जरूरत है या जरूरत नहीं है। वैकेंसी नहीं तो हम क्यों लगा रहे हैं, हम क्यों हमको पेमेंट कहां से देंगे? अगर हमने जितने हमें ऑफिसों में जरूरत है स्ट्रेंथ पूरी है, हमने लगा के सरकार तनख्वाह पेमेंट कहां से देगी, सैलरी कहां से देगी? अगर आपने ओवर क्राउडिंग कर दिया पानी कहां से आएगा, स्पेस कहां से आएगा, सनलाइट कहां से आएगी, न्यूट्रिशन कहां से आएगा? तो रेस्टोरेशन कहां करना है, जहां डिग्रेड हो गया वैकेंसी, और डिग्रेडेशन को किससे देखेंगे, वैकेंसी है खाली है या नहीं, और भी तरीके से देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल है या नहीं वहां पर। ये भी किसी वाइल्ड एनिमल की लेटरिन मिल ही नहीं रही है वहां पे, इसका मतलब वाइल्ड एनिमल नहीं है। लोग पहले यहाँ XYZ एनिमल थे, अब नहीं है, इसका मतलब वो भी डिग्रेड हो जाए। पहले लोग कह रहे थे ये जो पानी है ये पूरे साल पानी रहता था, लेकिन अब ये सिर्फ 4 महीने रहता है, इसका मतलब डिग्रेड हुआ। सर्विस कमा गई पानी की, सर्विस, पानी क्या है, एक सर्विस है। पहले पूरे साल भर सर्विस मिलती थी, अब 4 महीने, इसका मतलब डिग्रेडेशन हुआ। पहले लोग कह रहे थे यहाँ पहले इतना चारा मिलता था कि पूरे गांव की कैटल को मिल जाता था, अब चारा नहीं है इतना, अब सिर्फ 2 महीने का फॉर्म मिला, इसका मतलब डिग्रेडेशन हुआ। तो प्रोडक्शन से पता लगेगा डिग्रेडेशन का, स्टॉकिंग से पता लगेगा डिग्रेडेशन का, नालों में पानी कितना दिन फ्लो रहता है पहले के मुकाबले। तो हमारे पास कोई एक बेस लाइन हो पहले का तो हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। बेस लाइन नहीं है तो एक लोगों से बातचीत करके बेस लाइन क्रिएट करिए, लोगों को इन्वॉल्व करिए, RRA PRA करिए, इंटरेक्शन करिए। बेस लाइन मोटा मोटा 20 साल पहले 30 साल पहले क्या सिचुएशन थी, अभी सिचुएशन स्टेबल है, डाउन गया है या इम्प्रूव है। अगर डाउन गया तो डिग्रेडेशन। पहले कह रहे थे पहले यहाँ 10 क्विंटल मैंगो निकलता था, अब एक भी मैंगो नहीं निकला है, इसका मतलब डिग्रेडेशन है। वो कह रहे थे पहले यहाँ 1 क्विंटल हनी निकलता था, अब 1 kg निकलता है, तो डिग्रेडेशन है। वो कह रहे थे पहले यहाँ टाइगर और एलिफेंट भी दाम नहीं है, तो डिग्रेडेशन है। तो डिग्रेडेशन के बहुत पैरामीटर्स हैं, तो 1-2 पैरामीटर को देख के ये देखिए यहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ है, इसका अब हमें काम करना है। अगर डिग्रेडेशन हुआ तो अब हमें देखना है कि कौन सी स्पीशीज लगेगी। अब हम नेचर से पूछेंगे कौन सी स्पीशीज लगनी चाहिए। हम नेचर से कैसे पूछेंगे देखिए। तो डिग्रेडेशन का आइडिया आ गया, किस तरह डिग्रेडेशन को हम करते हैं। डिग्रेडेशन क्या है, यानी आदमी बीमार है या नहीं। डॉक्टर डिग्रेडेशन का कैसे पता करेगा, यूरिन की जांच करवाओ, ब्लड की जांच करवाओ, आपका फलाने की जांच करो। वो जांच क्यों करवाता है, डिग्रेडेशन के लिए, डिग्रेडेशन का लेवल क्या है, यही जांच आपको करनी। देखिए अगर हम इस हिल में पता करते हैं, यहां जो पानी आया वो पानी नीचे आता, तो मॉइस्चर यहां ज्यादा मॉइस्चर है, यहां मॉइस्चर ज्यादा है, यहां मॉइस्चर कम है, यहां मॉइस्चर थोड़ी और ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा। सॉइल डेप्थ यहां कम है, सॉइल की डेप्थ यहां थोड़ी और ज्यादा है, सॉइल की डेप्थ यहां और भी ज्यादा है। ह्यूमस यहां ज्यादा है, थोड़ा कम है, यहां ह्यूमस और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ह्यूमस यहां। बेयर रॉक्स को देखें, यहां सबसे ज्यादा है, यहां रॉक्स एक्सपोज रॉक्स कम है, यहां एक्सपोज रॉक कम है क्योंकि सॉइल आ गई है यहां पर। ये क्या बता रहे हैं कि ये 3 जोन आपस में डिफरेंट हैं।
कंडीशन सेम नहीं है, इकोलॉजिकल कंडीशन सेम नहीं है, बायोफिजिकल फैक्टर सेम नहीं है, सॉइल के फैक्टर सेम नहीं है, रेनफॉल सेम नहीं है, कैरेक्टर सेम है। जब कैरेक्टर डिफरेंट है तो स्पीशीज भी वहाँ डिफरेंट होगी, और यहाँ का अगर देखें तो डिफरेंट कैरेक्टर है। तो हम क्या करेंगे स्पीशीज का पता करने के लिए, हमने इसको 3 जोन में, जरूर नहीं हो सकता है 2 जोन ही बने इसके, हो सकता है 1 ही जोन बने, 3 जोन भी नहीं बने। छोटी सी कम ऊंचाई की पहाड़ी तो 1 ही जोन बहुत है, बहुत ऊंची है तो 4 जोन भी बन सकते हैं। तो आप ऑक्यूजन देख लीजिए, 1 जोन जैसा दिख रहा है यार, 1 से अधिक जोन। अब मुझे प्लांट यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना नहीं, क्योंकि ये एरिया स्ट्रीम तो बाहर है, तो यहाँ लगाना है, लेकिन कुछ स्ट्रीम अंदर आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम पर क्या प्लांट लग रहे हैं, मैं स्ट्रीम के एक बैंक पर चलूंगा, ये स्ट्रीम जा रही है, इसके बैंक पे जाऊंगा, मैं राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखकर जाऊंगा, विच प्लांट इज नेचुरली ग्रोइंग, क्योंकि सारा बर्बाद नहीं हुआ, डिग्रेड हुआ है, 50% गया, 50% दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा था वो कितना आ रहा था, 300 प्लांट थे, लेकिन लगाने कितने अभी 800 और चाहिए, तो 300 के एविडेंस हैं। उस एविडेंस में जो लेफ्ट आउट वहां बचा हुआ है, जो रेजिड्यू, जो रेलिक्स वहां नेचर में अभी स्टिल ग्रोइंग, उससे आइडिया लेना है कि कौन ग्रो कर रहा है। तो मैं राइट और लेफ्ट देख रहा हूँ, ये चल रहा है, दिस इज माई वॉकिंग लाइन, सो आई एम लुकिंग राइट एंड लेफ्ट। आप 5-5 मीटर भी देख सकते हैं, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, आप 10-10 मीटर भी देख सकते हैं, जितना वहां पॉसिबल हो उतना देखिए और चलते जाइए, देखते जाइए, चलते। विच प्लांट इज ग्रोइंग देयर, उसको रिकॉर्ड करना है। आपके पीछे एक और आदमी रहना चाहिए, आपको बोलना है, वो रिकॉर्ड करेगा। अभी मैं चल रहा हूं यहाँ पर, ये चल रहा हूं यहाँ पर, तो मैं 5 मीटर इधर देख रहा हूं और 5 मीटर इस बैंक के इधर, टोटल 10 मीटर का ट्रांजैक्ट कर रहा हूं। यहां मैं चला, मुझे 2 बैम्बू मिल गए, मेरे पीछे अगर रिकॉर्ड करो 2 बैम्बू, उसने रिकॉर्ड किया बांस, 2 बैम्बू, 2 लाइन खींच दिया बैम्बू। फिर मैं आगे गया, मुझे 2 जामुन दिखे, मैंने कहा 2 जामुन रिकॉर्ड करो, उन्होंने रिकॉर्ड किया जामुन 2। और आगे गया, मुझे एक महुआ मिल गया, महुआ ट्री, एक महुआ मिला। फिर आगे गया तो मुझे एक मिल गया धावड़ा, मैंने कहा धावड़ा मिला, धावड़ा। और यहां ऊपर गया तो मुझे इधर एक घोस्ट ट्री दिखा, ऊपर और गया तो मुझे यहां 3 बैम्बू दिखे। फिर और ऊपर गया तो मुझे 2 जामुन दिखे, ऊपर गया तो एक अर्जुन और 2 अर्जुन दिखे। फिर और ऊपर गया तो एक खजूर दिखा, ऊपर अगर 4 खजूर दिखे। ऊपर और गया तो 2 बांस दिखे हैं, और ऊपर गया तो मुझे 5 जामुन दिख गए, और ऊपर गया तो 6 मुझे अर्जुन दिख गए। 4 लाइन यो और 5वीं लाइन कट, टैली, इसे क्या काउंटिंग में हुआ? 4 लाइन ये, 5वीं काटी, 4 लाइन ये, हर एक के लिए 1 लाइन आएगी। सर ये नहीं समझा आप जो बोले ना 4 लाइन, ये नहीं समझा। लॉट लाईन मोजत बसण्या प्रत्येक वेळेस हम अगर इससे क्या काउंटिंग कीजिए, 5 मान लो 10 बार ये कट मिले तो 10 गुणा 5 50 हो गया सीधा। इसलिए हम ऐसा करते हैं गुड गुड ताकि बाद में एक को काउंट नहीं करना पड़े, ठीक है ना? बाद में हमारा काउंटिंग इजी हो जाएगा कि भैया कितने काउंट कट कितने हैं कि साहब 10 सेट तो ये है, तो 10 × 5 53 हो गए। बाद में कितनी लाइन हो गई? 2 और, तो 52 हो गए। काउंटिंग का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, इसलिए इसको कहते हैं टैली।
काउंटिंग की टैली की थी, टैली ऐसे ना, जैसे कहीं गन्नी बैग उतर रहे हैं हाँ। सीमेंट के, हाँ। तो आप ऐसे लाइन लगा रहे हैं, कितने ट्रक, वो कह रहा था मैंने 500 भेजे हैं, हाँ। तो आप ऐसे लगाएंगे तो 1 2 3 5 नहीं, पाँच। 4 ये 5वां काट दिया, 4 ये 5वां काट दिया, 4 ये 5वां काट दिया, तो 300 में कितने सेट बनेंगे? 6 60 सेट बन गए, तो 60 × 5 300 आपके बैग पूरे हैं ट्रक में, ठीक है ना? काउंटिंग को इजी कर। अब मैं चलता हुआ यहाँ तक पहुंच गया हूँ, यहाँ नाला एंड हो गया है, तो अब नाले के पास का सर्वे अब मैंने कर चुका हूँ, हो गया है। अब मैं इसका टोटल करूंगा। खजूर 5 मिला है, अर्जुन 6 मिला है, बैम्बू 7 मिला है, जामुन 9, और आपका महुआ 1 मिला है, धावड़ा 1 मिला है, घोस्ट ट्री 1 मिला है। अब इस टैली लिस्ट को मैं रैंकिंग लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। जब अपने रिजल्ट आते हैं, 20,000 आदमी एग्जाम देते हैं, तो वो क्या करता, फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 का वो बनाता कि कैसा ये टॉप रैंक कर, और बाकी ध्यान नहीं देता। इस टैली लिस्ट को रैंकिंग लिस्ट में कन्वर्ट करना। फर्स्ट कौन आया है? बाबू नहीं, फर्स्ट आया है जामुन। जामुन है। जामुन ने स्कोर किया है 9। सेकंड कौन आया है? बैम्बू। सेकंड रहा बैम्बू, बैम्बू ने स्कोर किया है 8। थर्ड कौन आया है? थर्ड आया है अर्जुन, कितना स्कोर किया है? 6। फोर्थ कौन आया है? खजूर 5। और फिफ्थ कौन आया है? 3 आए हैं ये, महुआ, धावड़ा और घोस्ट ट्री। एक इनका आया है, तो टोटल ये कितने हैं? 5 6 7 8 है, ये 8 है ना? तो इसके यूज कर दो, ये मेरे 5 महुआ 1, 6 धावड़ा 1, घोस्ट ट्री 5 6 7 घोस्ट 1। रैंकिंग लिस्ट बन गई है। कितने टोटल हैं? 7:6। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो 3.5 को ट्री होता ही नहीं है, या तो उसको 3 मानो या 4 मानो। तो अब मैं 4 के बाद लाइन खींच देता हूं। इनका नौकरी में सिलेक्शन होगा क्योंकि इन्होंने अच्छा एग्जाम दिया है। इन्होंने ये रिजेक्ट करवाया कि भाई तुमने अच्छा पेपर नहीं लिखा तो तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। पेपर तुम्हारे 1 नंबर आ गए, तुमको नौकरी लगने लायक हो क्या? ये टॉपर लगेंगे। इनका नंबर ज्यादा है वहां, क्यों है ज्यादा? क्योंकि इनका लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका नंबर वहां पॉपुलेशन एरिया अपनी बढ़ा ली। इनका नंबर कम क्यों है? वहां कोई लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए नंबर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचुरली सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। अगर हमने इनको वहां प्लांट किया तो लिमिटिंग फैक्टर तो हमारा भी आएगा, जब सेम स्पीशीज के सर्वाइव कैसे करेंगे? वहां के कंडीशन में, वहां जो बायोफिजिकल फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स में ये मैटर करेंगे, क्योंकि इनका लिमिटिंग फैक्टर नहीं होने से अपनी पॉपुलेशन बना रहे हैं। वहां पर पॉपुलेशन वर्ड बोला है। जैसे मुझे यहाँ नासिक में घूम रहा हूँ, मुझे एक अंग्रेज दिख जाए गोरी चमड़ी वाला, और मैं राजस्थान में जाके कहूँ नासिक में तो अंग्रेज रहते हैं, तो क्या सही बात है? एक देखा तो अंग्रेज थोड़े, लेकिन आज मैं इधर जा रहा हूँ तो 20 अंग्रेज मिले, इस सड़क पे जाता हूँ 30 अंग्रेज मिले, इस सड़क पे जाओ तो 10 अंग्रेज मिले, इस सड़क पे जाओ तो 100 अंग्रेज मिले। तो मैं क्या कह सकता हूँ? नासिक में अंग्रेज रहे, क्योंकि पॉपुलेशन है वहां पर। तो यहाँ बेटर पॉपुलेशन का एक सफिशिएंट एक गुड नंबर है यहाँ पर। और पॉपुलेशन गुड नंबर कब होगा? जब लिमिटिंग फैक्टर कम होंगे या नहीं होंगे, तभी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, नहीं तो डेथ होगी, कैजुअलिटी होगी, मरेंगे। तो नेचर ने मुझे इंडिकेशन दे दिया है
कि यहाँ नाले के किनारे पेड़ लगाने हैं, सर्वाइवल बेटर रखना है, तो जो मैंने सेलेक्ट किया है वही कॉपी करके तुम भी सेलेक्ट करो। नेचर ने कहा मैंने ये सेलेक्ट कर रखे हैं, ये स्पीशीज सोइंग करना है तो इनका करो, पिट में प्लांटिंग करना है तो इनका करो। ये नेचर का सिलेक्शन है। तो हमने किससे सीखा? हमने बुक नहीं पढ़ी, हमने किसी की एडवाइस नहीं ली, वही नेचर से पूछ लिया कि नेचर ये बताओ तुम्हारे हिसाब से यहाँ के लिए इस नाले में जो लिमिटिंग फैक्टर, मुझे ये भी नहीं पता यहाँ लिमिटिंग फैक्टर कौन है, नेचर को पता है कि यहाँ जो अननोन लिमिटिंग फैक्टर है मेरे लिए, उसके लिए यहाँ सर्वाइवल कौन से स्पीशीज का आएगा। नेचर ने मुझे कहा काउंटिंग कर लीजिए, टैली लिस्ट बनाइए, फिर रैंकिंग लिस्ट बना लीजिए, एक कट ऑफ मार्क मिडिल में डाल दीजिए, कट ऑफ मार्क से ऊपर जो है उनको सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी को भगा दीजिए। नेचर ने मुझे सिखा दिया, मैंने नेचर को कॉपी किया। अगर मैं इनका प्लांटिंग करूंगा, सीड सोइंग करूंगा, तो रिजल्ट बेटर आएंगे, सर्वाइवल बेटर होगा। मुझे नेचर ने समझाया, यही चीज अब मुझे यहाँ करनी है। इस जोन में अब नीचे बॉटम में क्या लगे, मैं वही इसी तरह यहाँ भी चलूंगा और वही 10 मीटर 5 मीटर इधर देखूंगा और पहले टैली लिस्ट बनाऊंगा, फिर रैंकिंग लिस्ट बनाऊंगा। टॉप कौन है, लिस्ट का आधा टुकड़ा ऊपर टॉपर कौन है, वो यहाँ के लिए करेक्ट स्पेसिफिक होगी। फिर मैं मिडिल जोन में चलूंगा, 10 मीटर 5 मीटर जो भी विड्थ वहां पॉसिबल है। इसका पहले वही टैली लिस्ट बनाऊंगा, रैंकिंग लिस्ट बनाऊंगा, टॉपर कौन है, ये मिडिल जोन के लिए स्पेसिफिक होगी। इसे फिर मैं टॉप जोन में जाऊंगा। इस तरह हर जोन की स्पीशीज का सिलेक्शन मैं करूंगा। छोटा पहाड़ है तो एक बात बहुत है, और ये बहुत बड़ा है एरिया, तो आप 2 बात भी कर लीजिए, एक इधर कर लीजिए, एक इधर कर लीजिए, और बेटर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं ट्रांजैक्टिंग करना, ट्रांजैक्ट कर रहा है। एक ट्रांजैक्टिंग करके हम नेचर ने क्या प्रीफर किया है, सेम स्पीशीज में हम लगाएंगे। यही नर्सरी में डेवलप करेंगे, नर्सरी में रेंज यही करेंगे। सीड परचेज करना इन्हीं स्पीशीज का करेंगे, डिमांड करेंगे इन्हीं स्पीशीज की करेंगे। मैंने क्या तय कर दिया, करेक्ट प्लेस का मुझे पता लग गया कि पॉसिबल 4 प्लेस के सब डिवीजन हो सकते हैं, 3 हो सकते, हर एक जोन की कौन सी स्पीशीज है, तो जोनेशन का पता लग गया। Which species is suitable for this zone, which species is suitable for this bottom zone, and which is suitable for middle zone, and which species for top zone. और जरूर नहीं 4 ही जोन बने, 2 भी बन सकते, 1 भी बन सकता है। फ्लैट एरिया है तो 1 भी बन रहा है, फ्लैट एरिया है तो एक में आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, एक में आपका लोमी सॉइल है, तो 2 जोन बन गए। तो लोमी का अलग होगा, कॉटन सॉइल का अलग होगा। या इसमें एक में हिल है, एक में हिल नहीं है, तो ये हिल्ली का अलग स्पीशीज होगा, नॉन हिल्ली का अलग होगा। कितने जोन पॉसिबल हैं, वो ऑकुलर देखकर हमको स्पीशीज का ये क्या किया मैंने, करेक्ट स्पीशीज सिलेक्शन और करेक्ट का लोकेशन का भी पता, प्लेसमेंट का भी पता लग गया। 2 चीजें एक साथ पता लग गई। जहां मैं काम करने जा रहा हूं रेस्टोरेशन के लिए, वहां करेक्ट स्पीशीज क्या है और उसका प्लेसमेंट क्या है। लेकिन सर नासिक में कुछ ऐसे छोटे छोटे पहाड़ है, हाँ, जिन पे एक भी वृक्ष नहीं है। अभी उसका भी आता एक एक स्टेप। यहाँ हेल्प कौन कर रहा है हमें, नेचर। नेचर में एविडेंस है, नेचर का बचा हुआ एविडेंस, हाँ। सारा नहीं है, कुछ तो चला गया, लेकिन कुछ एविडेंस आज बचा, उस बचे हुए एविडेंस से उससे पता है। लेकिन अगर सारी नेचर बैरन भी पड़ी है तो उस एक्सट्रीम पे भी जाइए, नो एविडेंस एट ऑल, पूरा टोटल बैरन एरिया इज देयर। अब क्या, ये भी सिचुएशन है जैसा आपने कहा। फिर क्या करेंगे, फिर किससे सीखेंगे, फिर भी नेचर से ही सीखेंगे। किससे, अगेन नेचर के पास जाएंगे। वो बहुत बड़ा हेडमास्टर है, नेचर हेडमास्टर है, उसको सब कुछ पता है। हमें दूसरा टीचर पकड़ना ही नहीं है, नेचर के अलावा दूसरा टीचर नहीं पकड़ना। हम वापस नेचर के पास, देखिए कैसे जाएंगे नेचर के पास। ठीक, इसको
मराठी में थोड़ा बताएगा कौन। ये है इस तरह से स्पीशीज हमने ये मेथड का जहाँ कुछ दिख रहा है, टोटल आपका चीजें डिस्ट्रॉय नहीं की, डिग्रेड मतलब बैरननेस नहीं है, डिग्रेडेशन है। तो कैसे इसको स्पीशीज सिलेक्शन कैसे करते हैं? बोलो। रिदम में एक फ्लो है, नेचुरल फ्लो है, इसमें भी उस नेचुरल फ्लो में, इसलिए अगर आप बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ लेते तो नहीं आ सकते, उस फ्लो के साथ पूरा लिखेंगे तो कैसे होगा। लेकिन हमने एक चीज एडमिट की है कि इतना यहाँ 30% ही मिल रहा है, 80% हमारे होना था 1100, तो 800 तो चला गया, वो चला गया, उसका पता नहीं है, उसका क्या करना, तो क्या करना। और मान लो ये 300 भी चला गया, है ही नहीं, बैरन हो गया, तो हम क्या करेंगे उस चीज को देख कि ये बचे हुए से ही काम नहीं चलाना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है पहले था वो भी इंपॉर्टेंट, उसको कैसे करेंगे। अब हम इसको यहां करेंगे। If there is no evidence, total barren ही conditions are totally barren, no evidence is visible, देखने के लिए कोई भी पौधा नहीं बचा है। और देखिए ये जो पहली लिस्ट करनी है ना, इसमें सैपलिंग को भी काउंट करना है, पोल को भी काउंट करना है, और ट्री को भी करना है, सीड और सीडलिंग को नहीं करना, क्योंकि सीड का क्या पता उगेगा नहीं उगेगा, और सीडलिंग का नहीं पता है, क्योंकि एक साल का लिमिटिंग फैक्टर तो देखे, एक साल नौकरी नहीं की उसको पेंशन कैसे दे सकते हैं, एक साल तो नौकरी करो भाई, है ना। अब मर गए थे बीच में, वो हम उनको जिसने एक साल की नौकरी कर ली है उसको वो एंटाइटल हो गया, ठीक है ना। ये बच्चों को भी काउंट करना है, क्योंकि बच्चा इस बात का निशानी है, इसका मतलब रीजनरेशन आ रहा है, नेचर अपना नंबर बढ़ा रही है, बच्चों का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं गांव में गया, उस गांव में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, मैंने बच्चों से पूछा तेरी एज कितनी है, सर मेरी एज 17 साल, तेरी एज 17 साल, तेरी एज 17 साल, तेरी 17 साल, तेरी 17.5 साल, तेरी 17.25 साल, तेरी 17.25 साल। ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? उस गांव में 17 साल से बच्चे पैदा नहीं हुए, उस गांव में प्रॉब्लम है। अब फॉरेस्ट में चले जाइए, मुझे इस जंगल में टीक का देखना है, ये टीक की हाइट 2 मीटर, इस टीक की 2 मीटर, इसकी 2 से थोड़ा ज्यादा, इसकी 2 से थोड़ा सा कम, इसकी 2 मीटर। नए बच्चों की बात करो, ये तो हाइट में, एज में करो, ये टीक 4 साल का, 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 सारे टीक 4 साल के हैं, छोटे बच्चे। इसका मतलब 4 साल से नया प्लांट नहीं आया है, इसका मतलब रीजनरेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब डिग्रेडेशन है, क्योंकि हर एज ग्रुप मिलना चाहिए ना। एक गांव में मैं गया, बच्चे खेल रहे थे, तेरी उम्र 1 साल, तेरी 2 साल, तेरी एज तो मैं 3 साल, तो 3.5 साल, तेरा 4 साल, तेरा 17 साल, तेरा 16, तेरी कितनी एज 15 साल, तेरी 14 साल, वो कहते हैं 13 साल, हर एज ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब इस गांव में नेचुरल प्रोसेस है पॉपुलेशन का, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं है। ऐसे जंगल में गया, वहाँ हर हाइट के बच्चे मिल रहे हैं, टीक के हर हाइट के मिल रहे हैं, बैम्बू के बच्चे, हर हाइट का मैंगो मिल रहा है, हर एज का मैंगो मिल रहा है, हर एज का बांस मिल रहा है। इसका मतलब नेचर अपनी पॉपुलेशन को, वहाँ नेचुरल प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब वहाँ आपको अगर आप प्रोटेक्शन कर दें तो वहाँ आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर अपना आपको बना रही है, एस्टेब्लिश कर रही है। तो हमारा रेस्टोरेशन कहाँ होगा? जहाँ रीजनरेशन यानी जहाँ ब्रीडिंग बंद हो गया, एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गया, जहाँ यह बहुत स्लो हो रहा है। 10 साल में 14 नए आम हुए जी, तो ये 14 से क्या पार पड़ेगा? ये तो कोई रेट थोड़ी है। तो जहाँ नहीं हो रहा है रीजनरेशन, या जहाँ नहीं हो रहा है स्लो है, वहीं एक ये भी पैरामीटर है उसके रीजनरेशन करने का, रेस्ट्रिक्शन करने
अब ये एक पहाड़ी है जो बिल्कुल बैरन पड़ी है, कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ बस मैं गया और एक टीक उग रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं एविडेंस कहां से ढूंढूं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा आइसो क्लाइमेटिक जोन सर्वे। यहां का रेनफॉल 300 सेंटीमीटर। यहाँ की मिट्टी है ब्लैक कॉटन सॉइल। मिट्टी की डेप्थ है यहाँ 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से 4 किलोमीटर बाद एक पहाड़ी है, वहां पर वेजिटेशन है, सेम रेन है या लगभग सिमिलर रेन है, सिमिलर तरह की सॉइल है, सेम तरह की सॉइल है, मोर और लेस सिमिलर तरह की, सेम तरह का वहां पर सॉइल का पैटर्न है, मोर और लेस सेम क्लाइमेट है। यहाँ जो वेजिटेशन है वो यहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ। यहाँ तो फिर कर सकते हैं ना सर, जो हमने अभी किया था, यहाँ से टेलीमीडिया और टैली करना, रैंकिंग करना, वही जोन करके, तो जो यहाँ के टॉप जोन में है वो ये इसके टॉप जोन में लगाऊंगा, इसके मिडिल जोन में है वो इसके मिडिल जोन में लगाऊंगा, क्योंकि दोनों सिमिलर कंडीशन में। यहाँ के बॉटम में जो इसके बॉटम में लगाऊंगा, यहाँ के स्ट्रीम पर जो है वो इसके स्ट्रीम पर लगाऊंगा, क्योंकि नियरेस्ट। मान लीजिए ये आपका लैंडस्केप है, ये आपका एरिया है 10 हेक्टेयर जहां आप काम कर रहे हो। इस आइसोक्लाइमेटिक जोन में एक जोन यहाँ है, ये 10 किलोमीटर दूर है, एक जोन ये है, ये 15 किलोमीटर दूर है, एक जोन ये है, ये 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ वेजिटेशन नहीं है। आइसोक्लाइमेटिक जोन में 3 पैच है फॉरेस्ट के। मुझे कौन सा सर्वे करना चाहिए? 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर दूर? नियरेस्ट में करना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट जितना होगा उतना ही सिमिलर होगा, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन से ज्यादा सिमिलर होती है। तो मुझे यहाँ करना चाहिए सर्वे, अगर यहाँ वेजिटेशन है। यहाँ वेजिटेशन नहीं है तो नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए? 10 पे जाना चाहिए। ये भी बैरन पड़ा है, यानी कि जहां मैं काम कर रहा हूं नियरेस्ट ऐसी हिल और कहां है आसपास? ये वेस्ट में है, 4 किलोमीटर अगर नॉर्थ में है, साउथ में सेम कंडीशन, सेम हाइट की लगभग, वहां और वहां बेटर है, वहां से जो मुझे क्लू मिलेगा उसको मैं इंप्लीमेंट यहां पर। लेकिन यहां भी नहीं है, ये भी सब बैरन पड़ी है, कुछ भी नहीं। और आगे जाता हूं तो हेट्रोक्लाइमेटिक जोन शुरू हो गया, वहां के रेनफॉल डिफर है। ये पहाड़ी है, इधर 300 सेंटीमीटर है, इधर 100 सेंटीमीटर है, इतना सा फर्क, क्योंकि रेन शेडो है, तो हेट्रोक्लाइमेटिक जोन बन गया। तो हेट्रोक्लाइमेटिक से कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, आइसोक्लाइमेटिक से। लेकिन ये सारे बैरन पड़े हैं, सबको डिग्रेड करते हैं। तो अब मुझे क्या करना? तो अब मैं वापस में इसी में आऊंगा मेरे। अब कैसे करूंगा उस मेथड को हम समझेंगे। अब हम करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। ये मेथड क्या अप्लाई होगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। अगर कोई क्लू नहीं है हेट्रोक्लाइमेटिक जोन में भी, या आप नहीं जाना, या आपको पता नहीं हेट्रोक्लाइमेट कहाँ है, या आप निश्चित नहीं कर सकते ये एरिया है सिमिलर है या नहीं है, तो फिर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट करो। इस पहाड़ी का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट करो। बहुत सिंपल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट को देखते हैं कि जो 100 साल पहले, 50 साल पहले चला गया, उसको रिक्रिएट आज के डेट में करना। ये हिल है, इसमें एक ट्री यहां दिख रहा है, ठीक का एक कटा हुआ स्टंप यहां पड़ा हुआ है, एक स्ट्रीम है यहां पर, और मैंने 2 जोन कर लिए, ये इसमें कम सॉइल, इसमें ज्यादा, तीसरा जोन मेरी है, मान 3 जोन। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट करना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट के लिए गांव के ओल्ड एज लोग होने चाहिए, क्योंकि पास्ट की नॉलेज उनके पास, बुजुर्ग गांव के महिला पुरुष जो भी हो,
उनको आप साथ लिए और एक वॉक करिए, ट्रांजेक्ट करिए, घूमिए उनके साथ और उनको प्रोवोक करिए, डिगिंग करिए। उनके यहाँ जो इंफॉर्मेशन उसको डिगिंग करना, बाहर निकालना। सब लोग 10 लोग मेरे साथ बहुत बुजुर्ग चल रहे हैं, सफेद बालों वाले, मेरे फादर की एज के, वो मेरे साथ चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम आते आते यहाँ अटक गए, ये कटा हुआ ट्री पड़ा है। मैंने कहा अरे बाबा साहब ये पेड़ जिसने काट दिया उसको पता